हाँ तो चलिए आज के इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप सभी को चैप्टर 1 का कहीं भी किसी तरह का ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं पूरा यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेने वाले हैं, मतलब टेस्ट लेने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन का जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसका आंसर हम बताएंगे और उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि पहला चैप्टर का है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये आपका चैप्टर हो गया। और कहीं भी आप पढ़िएगा ना तो सबसे पहले आपको यही बताना पड़ेगा कि चैप्टर का लेखक कौन है ना। तो इसके लेखक कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। एक का ABCD जो आपको लगे कि ना ये ऑप्शन सही है वो जवाब देने का प्रयास कीजिए। और अगर आप सभी को नहीं पता है तो बता देता हूँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यानी कि यहाँ के लिए ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट तरीका से याद जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा उसका अंजाम आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? और ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कई बार ये पूछा गया है। अगर आप सब बोलोगे ना कि सर इसके साइड में बता दीजिए कौन कब पूछा गया है, तो भी हम बता देंगे, लेकिन आज ये संभव नहीं है। पहले आज हम ये बात करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट को सबसे पहले कैसे याद करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी से पूछ भी लीजिएगा तो आपका जवाब आएगा, वो बताएंगे कि हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। यहाँ पर ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी शुरुआती पॉइंट है और सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीका से क्लियर करते चलना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पर हुआ था? ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये दो क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो सभी लोग एक बार 3 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, है ना। 3 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि 3 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे और उसके जरिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ भी ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगर कोई बोले कि ना महाराष्ट्र में हुआ था तो आप कहिएगा नहीं हम पढ़े हैं मध्य प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में होगा। तो यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और सभी लोग चलिए एक बार फिर से अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए ताकि हमको भी पता चले कौन कौन अभी प्रेजेंट टाइम में लाइव के दौरान ये सारी प्रक्रिया को अच्छे तरीका से पढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? हमने बोला था ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो इनका जन्म के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, है ना, महू मध्य प्रदेश में। उसके साथ ही साथ देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। क्या जवाब देंगे? आप लोग बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं बता सकते हैं तो हमारे आंसर देने तक इंतजार कीजिए। अगर बता सकते हो तो चलिए जल्दी से बता दीजिए, और नहीं बता सकते हो तो मैं तो हूं ना बताने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कमेंट यहाँ पे आप सभी का आ जाना चाहिए। आ भी गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और इसी तरीका से सारे एमसीक्यू को कंप्लीट करते चलना है। अब आप सभी को मैं कोशिश करूंगा कि पर डे लाइव क्लास किया जाए। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? पहले मैंने आपको जन्म बताया 14 अप्रैल 1891। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था। 14 अप्रैल
APR 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसका जन्म है ना। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है लेखक के अनुसार विडंबना क्या है ना। जब भीमराव अंबेडकर अपना पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को मतलब जब उसमें उनके बारे में लिखते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि विडंबना का मतलब जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं, है ना। जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं मतलब वो कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है और यही विडंबना की बात है। एग्जाम में पूछता है विडंबना क्या है ना। एग्जाम में 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी, तो आप आसानी तरीका से कह सकते हो या फिर कह दीजिएगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार इस युग में भी पोषकों की कमी नहीं है ना। चाहे कह सकते हैं इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है और यह जो है विडंबना की बात है। अगर आप अच्छे तरीका से लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में तो इसे भी लिख करके दिखा दो, है ना। कहने का मतलब हमने क्या बताया आप सभी को कि लेखक ये कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। कौन बोलते हैं, लेखक बोलते हैं। लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये बात पॉइंट सभी चीजों को नोट करते चलिए और लिखते चलिए। और इसके अलावा आपको चैप्टर 1 कहीं से याद नहीं करना है प्रॉपर तरीके से। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है ना। जो जाति प्रथा है वो किस प्रकार का श्रम विभाजन है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, स्वाभाविक, वैज्ञानिक, अस्वाभाविक या फिर आधुनिक। चलिए तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर बताने का भी प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अस्वाभाविक विभाजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक विभाजन। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन है, आधुनिक समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। आधुनिक जो समाज है, जो अभी की जो समाज है ना आधुनिक समाज, तो उसमें श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। पैसा कमाने के लिए, कारीगर बढ़ाने के लिए, कार्य कुशलता के लिए या फिर जनसंख्या के लिए। देखिए श्रम विभाजन का मतलब है कि मेहनत को बांटना, मेहनत को बांटना मतलब सबको शेयर करना कि थोड़ा तुम कर दो, थोड़ा तुम कर दो, थोड़ा तुम कर दो। तो कहने का यहाँ पे मतलब वही है। तो ये जो आधुनिक समाज है तो इसमें श्रम विभाजन क्यों आवश्यक है, तो कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, कार्य कुशलता के लिए। यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 8 का यहाँ पे सी आसानी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। श्रम विभाजन क्यों आवश्यक है, कार्य कुशलता के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, जाति प्रथा मनुष्य को क्या करती है, स्वतंत्र बनाती है, सक्रिय बनाती है, एक पेशे में बांध देती है या फिर शिक्षित बनाती है। चलिए 9 का भी आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। 9 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाति प्रथा क्या करता है मनुष्य को। और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को याद कर ले, और याद एक बार हो जाएगा तो ये हिंदी है, याद एक बार हो जाएगा तो ये कभी भी नहीं भूलिएगा। और इसी तरीका से सारे चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपका हिंदी में 85+ आंसर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप सभी को याद करना पड़ेगा। तो जाति प्रथा क्या करता है, मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है। ठीक है, मनुष्य को क्या करती है, एक पेशे में बांध देती है, जो कि परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जाम में पूछता है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा कारण या फिर सबसे बड़ा दोष क्या है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। चलिए एक बारी से आप लोग सही तरीका से बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या गरीबी हो जाएगा, शिक्षा की कमी हो जाएगा, जन्म से पेशा तय करना या फिर बेरोजगारी। जाति प्रथा का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा दोष क्या है। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो दोष है ना, वो है आपका जन्म से मतलब कि पेशा तय कर देना। ठीक है, जन्म से पेशा को तय कर देना,
देना, ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जन्म से पेशा को तय कर देना, ये कौन बोलते हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं। तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यही है, ठीक है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यही है कि जन्म से पेशा तय कर देना, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है, आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए इसको स्पेशल तरीका से याद कीजिएगा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया था? एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतर कौन कैले था? तो ललई सिंह यादव कैले था, ठीक है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में 11 का सी लिख करके दिखाइए, हम तब तक इंतजार करते हैं आपके कमेंट का। और यहाँ पे 11 का सी एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति कंप्रोमाइज करता है तो एग्जाम में भी उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे भी कंप्रोमाइज नहीं, वहां पे भी कंप्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा। तो एक एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलना है, एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है। चलिए यहाँ पे एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तो मैंने आप सभी को बता दिया, है ना। भाषण किसके लिए था? यहाँ पे देखो, हाँ, एक क्वेश्चन है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, भाषण किनके लिए था? कांग्रेस के लिए, संसद के लिए, जात पात तोरक मंडल के लिए, या फिर न्यायालय के लिए? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव किया था, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो था वो किसके लिए था? आप सभी को 4 ऑप्शन देखने के बाद एक ऑप्शन जरूर पता चल गया होगा कि इसमें परफेक्ट आंसर कौन है, लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, फिर सोच रहे होंगे नहीं ये हो सकता है। तो मैं कंफर्म करा देता हूं, यहाँ पे एनहिलेशन ऑफ कास्ट का जो भाषण है वो जात पात तुरक मंडल के लिए, है ना। यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक बार फिर से आप लोग बता दीजिए कि 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पूछा जाएगा डॉक्टर अंबेडकर किन से प्रेरित थे? गांधी जी से, नेहरू जी से, बुद्ध, कबीर, फुले या फिर टैगोर से? ये वाला तो एग्जाम में कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, लेकिन पूछता जरूर है। तो आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किन से प्रेरित थे? तो वो बुद्ध, है ना, बुद्ध, कबीर और ज्योतिष फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिष फुले, ये तीनों से बहुत ही प्रेरित थे। तो 13 का यहाँ पे क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? तो सर 13 का यहाँ पे बी हो, सी हो जाएगा। और आप लोग भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि 13 का सी हो जाएगा। कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है तो नहीं करना है, पढ़ने बैठे हो तो पढ़ाई अच्छे तरीका से करो, वरना ये दिखावे में मत पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिष फुले, ये मतलब कि ये अंबेडकर जो थे ना, इन तीनों से बहुत ही प्रेरित थे। बात समझ में आई? तो बात समझ में आई तो 13 तक मैंने आप सभी को कंप्लीट कराया। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, ये जो तैयारी मैं करा रहा हूँ, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्या ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जाएगा? और आपको अगर नहीं भी लगे ना तभी भी उतारो, क्योंकि मेरे अंदाज से, मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है जितना आप सभी मैथ में त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये चैप्टर है और ये चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसे मिस मत करना। डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चलिए आप लोग बता दीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ पर गए थे? तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। अगर एग्जाम में पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। यहाँ पर 14 का एक बार कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी बताते चलिए, और हम भी कंफर्म होते जाते हैं कि हाँ आप सभी ने इसका परफेक्ट आंसर बताने का प्रयास किया। गलती हुआ तो हुआ, लेकिन प्रयास तो किया। तो यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा? आप सभी को
परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14 का ऑप्शन सी। इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है, महात्मा या फिर बाबा साहेब या फिर नेताजी या फिर गुरुजी। इसका परफेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा। इसका परफेक्ट आंसर अगर मैं आज नहीं भी बताऊं और एग्जाम में आ जाए तो आप इतना हमको कॉन्फिडेंस है कि आप आसानी से इसे लिख सकते हो। इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है और इनका यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 15 का भी परफेक्ट है। इसके बाद ये भी जान लो, महात्मा महात्मा मतलब कि महात्मा गांधी को बोला जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है और गुरुजी किनको बोला जाता है, आप बताइएगा हमें। इसके बाद चलिए देखिएगा हु आर सुद्राज। हु आर सुद्राज किसकी रचना है, हु आर सुद्राज किसकी रचना है, गांधी जी, अंबेडकर, नेहरू या फिर पटेल। और मैंने आप सभी को बताया कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतर, ललाई सिंह यादव, एनहिलेशन ऑफ कास्ट जातिवादी तोड़क के लिए था। उसके बाद में यहाँ पे ये आता है हु आर सुद्राज, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है ना। किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। यहाँ पे 16 का भी हो जाएगा। अगर अभी भी क्वेश्चन समझ में न आए तो एक बार सभी को उतार के अच्छे तरीका से कंप्लीट लेकिन जरूर होना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा तो होगा ही। हमको तो 100% कॉन्फिडेंस है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका भी लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 17 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिस तरीका से आपने 16 का याद किया हु आर सुद्राज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसी तरीका से ये भी याद कर लो कि यहाँ पे बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। यहाँ पे परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को लगातार ये 3 क्वेश्चन बताया, द कास्ट इन इंडिया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद ये है हु आर सुद्राज, इसका भी लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ये तीनों क्वेश्चन, उसके साथ ही साथ एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 4 जो टॉपिक है ना, ये चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और इसको स्टार पॉइंट में आप सभी रखना, ठीक है। अब देखो, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आदर्श समाज, एक अच्छा समाज वही समाज होता है जिसमें स्वतंत्रता हो, मतलब आजादी हो, जिसमें समानता हो, सबको एक समान रूप से देखा जाता हो, और जिसमें क्या हो, बंधुत्व वाला हो, जिसमें भाईचारा हो, ठीक है। और भाईचारा का वास्तविक जो मतलब कि रूप होता है वो दूध और पानी के मेल के जैसा होता है। जिस तरीका से दूध पानी में मिल जाता है तो नहीं दिखता है, उसी तरीका से भाईचारा का मतलब कि दूसरा रूप है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पहले समझिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि आदर्श का मतलब समझो बढ़िया, और समाज, तो बढ़िया समाज कैसा होता है, जिसमें स्वतंत्रता हो, मतलब सबको आजादी हो, हम ही काम कर सकते हो काम कर सकते हैं, समानता हो, सबको एक समान हक मिले, उसके बाद बंधुत्व वाला हो जिसमें भाईचारा हो। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अमीर रहे, शक्तिशाली रहे, ये सब आदर्श समाज नहीं कहलाएगा, लेकिन ये तीनों चीज अगर है तो वो क्या हो जाएगा, एक आदर्श समाज कहलाएगा। चलिए, लोकतंत्र जो है किसके लिए आवश्यक है, पैसा, शक्ति, आपसी सम्मान या फिर शिक्षा। देखो, लोकतंत्र में होता क्या है, आप सभी को अगर नहीं पता है या फिर पता है तो ठीक है। लोकतंत्र किन के लिए होता है, जनता के लिए। लोकतंत्र में मालिक कौन होता है, लोकतंत्र में जनता होता है। तो यहाँ पे क्या करता है जनता लोग, लोकतंत्र में जनता लोग एक अपने प्रतिनिधि को चुनता है, जो मतलब कि जो उसके लायक हो, जो ठहरा होता है 4, 5, 10, 20, 25, उसमें से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और वो प्रतिनिधि सारे काम को संभालती है। और जनता का इतना पावर है कि वो चाहे ना तो फिर से उसको बदल सकता है 10 दिनों के अंदर में, 20 दिनों के अंदर में, लेकिन जनता लोग ऐसा नहीं चाहता है।
तो कहने का यहाँ पे साफ साफ मतलब है लोकतंत्र जो है ना आपसी सम्मान के लिए जरूरी है। ठीक है, आपसी सम्मान के लिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है, आपस में सम्मान करने के लिए, रखने के लिए। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पे देखो भाईचारा का दूसरा नाम क्या है, और आपसी सम्मान जैसे मैंने आपको बताया, और उसी प्रकार से भाईचारा का जो दूसरा नाम है ना वो है आपका लोकतंत्र, है ना। भाईचारा का जो दूसरा नाम है ना उसे लोकतंत्र कहते हैं, और भाईचारा का जो वास्तविक रूप होता है ना वो दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होता है। तो भाईचारा का दूसरा नाम हम कह सकते हैं लोकतंत्र। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो भाईचारा किसके जैसा होना चाहिए, जैसे कि जो समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनमें एकता किस तरीका से रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दूध और पानी के मिश्रण के जैसा, कौन बोला, भीमराव अंबेडकर जी बोले हैं कि भाईचारा का जो वास्तविक रूप है ना वो दूध और पानी की जैसा होना चाहिए। जिस तरीका से दूध में पानी मिल जाता है ना, ये दूध है और ये पानी है, जब ये दोनों मिल जाए ना तो वो पूरा दूध ही दिखता है ना, दूध ही दिखता है, नहीं पहचान में आता है। उसी तरीका से भाईचारा ही होना चाहिए। कौन बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं। और ये स्पष्ट रूप से आप लोग बात जान जाइए कि भीमराव अम्बेडकर का कहना है आदर्श समाज वही होता है जिसके अंदर समानता हो, मतलब कि स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो। तो ये सब चीज याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये याद कर लोगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ, एग्जाम में पछताना नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो पिता थे उनका नाम था रामजी सकपाल। ठीक है, क्या था, रामजी सकपाल उनके पिता का नाम था। यहाँ पे परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और ऑप्शन बी को हमेशा के लिए आप लोग याद कर लीजिए। रामजी सकपाल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो पिता थे उनका नाम क्या था, रामजी सकपाल नाम था। 23 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी जरूर बोलिए, और ऑप्शन बी आप लोग जब बोलेंगे तब हमें भी लगेगा कि नहीं आप लोगों का भी कमेंट आ रहा है, और हम भी एकदम परफेक्ट तरीका से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लो, कहा जा रहा है कि उनकी माता का क्या नाम था। तो जिस तरीका से आप लोगों ने ये पढ़ा ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल, उसी तरीका से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। क्या था, भीमाबाई। ये आप लोग कंफर्म तरीका से जान जाइए, और 24 का यहाँ पर सी हो जाएगा। और आज के बाद से हम भी कोशिश करेंगे कि पर डे लाइव आए, और हम लोगों को एक अच्छे तरीका से पढ़ करके, और बस ज्यादा कुछ नहीं, हम सभी को बस इतना के आसपास चले जाना है। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोच रहे होंगे किस तरीका से जाएंगे, तो सबसे पहला बात आप सभी का यहाँ पे टेस्ट तो लेवे करेंगे। उस टेस्ट का अगर आप लोग कहेंगे तो उसका फॉर्मेट निकाल करके आपको भी दे देंगे याद करने के लिए। और जब वो याद हो जाएगा, जिस तरीका से आप ये पहला चैप्टर पढ़ लिए, और पहला चैप्टर का जब ऑब्जेक्टिव 50 क्लियर कर लिए, उसमें से हम आपसे 20 क्वेश्चन पूछेंगे, और 20 क्वेश्चन अगर कंप्लीट है तो फिर सेकेंड चैप्टर में जाएंगे, सेकेंड चैप्टर में भी वही प्रक्रिया, थर्ड में जाएंगे। इस तरीका से हिंदी भी साफ हो जाएगा। और अगर मैं फिर बात करूँ साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट को इसी तरीका से हमको कवर कर लेना है, और पूरा कंप्लीट तरीका से दिसंबर तक सारे झंझट को खत्म कर देना है। जब दिसंबर तक झंझट खत्म हो जाएगा, 2 महीना बचेगा, 2 महीना फुल रिवीजन चलेगा। लेकिन वो प्रक्रिया आप लोग जब कीजिएगा तब ना हम भी कर सकते हैं। बात समझे, तो बस आप लोगों को कहना है, हम करने के लिए तैयार है। इसके बाद देखो, जाति प्रथा किसे बढ़ावा नहीं देती है ना, जाति प्रथा किसे बढ़ावा नहीं देती है, शिक्षा, रुचि और कौशल, नौकरी या फिर समाज। तो जो जाति प्रथा होती है ना वो रुचि और कौशल को बढ़ावा नहीं देती है। ठीक है, जाति प्रथा जो होता है वो रुचि और कौशल को मतलब कि बढ़ावा नहीं देता है। ये कौन बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ये कहना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या फिर सिख। तो आप लोगों को सबसे स्पष्ट रूप से बात पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो इसका आप लोग परफेक्ट आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, और नहीं पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन बताइएगा जरूर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये छोड़िए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा में पेशा कब तय होता है।
बचपन में, पढ़ाई के बाद, जन्म से पहले या फिर नौकरी के समय। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 28 नंबर क्वेश्चन में कि जाति प्रथा में पेशा कब तय होता है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये जन्म से पहले ही तय हो जाता है। भीमराव अम्बेडकर जी भी बोलते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि जाति प्रथा में पेशा तय कब हो जाता है, तो वो जो है जन्म से पहले हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 28 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जेन्यून एंड डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। जेन्यून और चलिए यहाँ पे देख सकते हो जेनिस एंड डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ साधारण अर्थों में बताऊं तो इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है उत्पत्ति और विकास, उत्पत्ति और विकास। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह पाठ किस विद्या का है। यह जो पाठ है वो क्या है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। यहाँ पे 30 नंबर का परफेक्ट आंसर बता सकते हो। आप अगर नहीं बता सकते हो तो पहले ये जान लीजिए, यह जो पार्ट है ना वो आपका निबंध है। ठीक है, वो क्या है, निबंध है। यहाँ पे 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप है। धन विभाजन का, श्रमिक विभाजन का, शक्ति विभाजन का, या फिर समाज विभाजन का। तो भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं और उनका ये कहना है कि जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ है ना श्रमिक विभाजन भी करता है ना, श्रमिक विभाजन भी करता है। श्रम विभाजन के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ, वो जो मेहनत करने वाला होता है ना उसको भी विभाजित करता है। कौन, तो यहाँ पे जाति प्रथा। बात समझे, इसका मतलब नहीं समझे। देखिए श्रम विभाजन का, देखो जाति प्रथा यहाँ पे है, जाति प्रथा। श्रम विभाजन का मतलब काम का विभाजन है ना, काम का विभाजन। और श्रमिक विभाजन का मतलब जो काम करता है ना, जो काम करता है उसका विभाजन, जो काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हमको काम करना है, जैसे मान लीजिए एक घर बनाना है, तो एक घर बनाना है तो श्रम विभाजन का, जैसे 5 आदमी है तो श्रम विभाजन का मतलब उस काम को 5 गोरा मिल के बनाएंगे, विभाजन कर दे, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो। और श्रमिक विभाजन का मतलब होता है उसमें जो 5 आदमियां है उसको अलग अलग बांट देना कि तुम ही धर्म का है तो तू ही करो, ई धर्म का है ई करो, ई धर्म का है ई करो। इस तरीके से बता रहा हूँ। श्रमिक का मतलब क्या होता है, वो जो काम करने वाला है उसका मतलब कि क्या, बंटवारा कर देना। तो मूल नायक क्या है, तो मूल नायक एक पत्रिका है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। 32 का यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वागम्य कितने खंडों में प्रकाशित है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये बात मैं इसीलिए बोला क्योंकि आप पीछे याद किए हो, अभी मैं बोलूंगा आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वागम्य है वो 21 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, 21 खंडों में प्रकाशित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। देखो भारत में बेरोजगारी का जो भीमराव अंबेडकर है वो बताते हैं कि इसका मुख्य कारण जो है वो है जाति प्रथा। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो है जाति प्रथा। और 34 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हो कि नहीं, यस या फिर नो, ताकि हम भी आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हो, कहा जा रहा है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन स्वाभाविक क्यों नहीं है ना। मतलब जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक क्यों नहीं है, शिक्षा के कारण, पैसे के कारण, रुचि पर आधारित नहीं है, या फिर समाज के कारण। तो सबसे पहला बात, जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसीलिए नहीं है क्योंकि वह रुचि पर ही आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित का मतलब, जैसे मान लीजिए हमको काम करना है, जैसे कि मान लीजिए हमको 5 गो मतलब कि गाड़ी चलाना है, हमको गाड़ी चलाना है और हमें कहा जाएगा कि नहीं तुम गाड़ी नहीं चलाओ, तुम गाड़ी को साफ करो। तो वो क्या है, रुचि पे आधारित नहीं है,
तो कहने का मतलब यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो है रुचि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहित्य मंत्रालय मतलब कि किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ, है ना? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बस थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का जो साहित्य है ना वो किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ, तो कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो साहित्य है ना वो कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। इसके बाद यहाँ पे भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, ये तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि लोकतंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जाति प्रथा मनुष्य को क्या बनाती है, सक्रिय, स्वतंत्र, निष्क्रिय या फिर शक्तिशाली। तो यहाँ पे सीधा सीधी बात है, जाति प्रथा मनुष्य को निष्क्रिय बनाती है ना, निष्क्रिय बनाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अगला बात क्वेश्चन देख सकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, ये भी आप सभी को बता दिया मैंने। इसके बाद जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है, तो अस्वाभाविक। मुझे लगता है कि जैसे मैंने पिछला जो क्वेश्चन आप सभी को बताया ना वही रिपीट हो रहा है ना। द कास्ट इन इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाईचारे किसके समान होना चाहिए, हाँ चलिए, भाईचारे किसके समान होना चाहिए, तो दूध और पानी के समान होना चाहिए, ठीक है। और मैंने तो 50 सोचा था लेकिन देख रहा हूं कि बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो गए हैं, तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना क्वेश्चन है उसे आप लोग याद जरूर कीजिएगा। हाँ, इसमें का 10-12 क्वेश्चन अगर बच जाएगा तो हम अगले बार आपको बता देंगे, लेकिन ये कंप्लीट जरूर कीजिएगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस समाज पर, हाँ चलिए देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार के समाज पर जोर दिया, तो यहाँ पे आप देखिए सकते हो लोकतांत्रिक में। इसके बाद यहाँ पे 43 का तो सी हो जाएगा ना। इसके बाद 44 नंबर देख सकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद यहाँ पे चलिए, तो मैं सोच ये रहा हूँ क्यों ना आप सभी से टेस्ट ले लूं, अभी आप पढ़े हो। चलो बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार के समाज पर जोर दिया, आपका कमेंट आ जाएगा ना ऑप्शन सी की ओर। इसके बाद चलो बताओ, मैंने तो आप सभी को पीछे बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। चलो आप सोच के बताओ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। आप बोल दोगे रामजी सकपाल। इसमें देखो तो उनकी माता का नाम, ये तो मैंने अभी बता दिया, भीमाबाई। चलिए इसके बाद ये सोच के बताइए, जातिवाद के पोषक श्रम विभाजन को क्या मानते हैं, समाजवाद, लोकतंत्र, जाति प्रथा या फिर पूंजीवाद। जब जातिवाद के जो पोषक है ना वो श्रम विभाजन को क्या मानते हैं, सोच के बताओ। इसका तो आंसर मैं आप सभी को नहीं बताया हूँ, लेकिन सोचोगे तो बता दो। इसीलिए क्योंकि जातिवाद के जो पोषक है ना, जो जातिवाद करने वाले होते हैं, वो श्रम विभाजन को जाति प्रथा ही समझते हैं, ठीक है, जाति प्रथा समझते हैं। इसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस भाषा में लिखा गया है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बता दीजिए आप लोग। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो था ना वो इंग्लिश में था, ठीक है, इंग्लिश में, और उसका हिंदी में ट्रांसफर ललई सिंह यादव किया था। इसके बाद ये देखो, जाति प्रथा में श्रम का विभाजन किस आधार पे होता है, तो जाति प्रथा में जो है ना श्रम का जो विभाजन होता है वो उसके माता पिता के मतलब कि पेशा के ऊपर होता है, कि उसके माता पिता कौन सा काम करते हैं, ठीक है, ये बात है। अगर उसके माता पिता किसान है तो उसका जो बेटा होगा वो भी किसान होगा, अगर माता पिता इंजीनियर है तो उसका बेटा भी इंजीनियर होगा। इस तरीके से उसका पेशा क्या है, काम क्या है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, मैंने आपको बता ही दिया है, बताओ कौन है। यहाँ पे 49 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इस पाठ की विद्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इस पाठ की जो विद्या वो निबंध है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन बताया, इसमें 10 ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया है, ठीक है, रिपीट हो गया है, लेकिन इसमें 40 ऐसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको याद कर लेना चाहिए। मेरा जो काम है मैं बता रहा हूं, आपका जो काम है वो जरूर कीजिएगा। इस तरीका से अगर हम ऑल चैप्टर का अगर हम क्लियर कर लेंगे, है ना, चाहे हिंदी इंग्लिश जो भी हो, इंग्लिश छोड़ करके हिंदी संस्कृत,
तो हिंदी और संस्कृत का हम लोग का अच्छे तरीका से बेस्ट स्कोर हो जाएगा। हिंदी में भी हम लोग सोच लेंगे कि हाँ सर इतना के तो आसपास आ ही जाएगा, इसके बाद संस्कृत भी हो जाएगा। तो ये कंप्लीट तरीका से आसानी से हो सकता है। बस मैथ है, एक मैथ में भी निकाल लेना है अच्छे तरीका से। एमसीक्यू भी उसका लाऊंगा, टेंशन नहीं लो, बताऊंगा हार्ड क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब बताता है। हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा, हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ पे हार्ड आएगा वहाँ पे इजी आएगा, आसानी से बना सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ समय तो गंवाना पड़ेगा। हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हो चुके हैं फाइनली। तो आज का ये आप सभी को टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।